सीबीएसई क्लास 9 ज्योग्राफी में हम लोग का चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंडियन फिजियोग्राफी। इसके पहले हम लोग चैप्टर पढ़े थे इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसमें हम लोग इस बात को जान पाए थे कि इंडिया जो इतना बड़ा कंट्री है, तो ऑब्वियस सा बात है कि हमारे देश में डाइवर्सिटीज भी बहुत होंगी, वैरायटीज भी बहुत होंगी। ये डाइवर्सिटी सिर्फ पॉपुलेशन में नहीं रहता है, ये हमारे देश का फिजियोग्राफी में भी देखा जाता है। फिजियोग्राफी मतलब हमारे देश का फिजिकल फीचर्स। हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी एंड गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, मतलब नॉर्थ टू साउथ, कश्मीर नॉर्थ, कन्याकुमारी साउथ, गुजरात वेस्ट, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट, इस पूरे एरिया में हम लोग अलग अलग तरीके का हम लोग फिजियोग्राफी देखते हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि हमारे इंडिया में फिजियोग्राफिकल डिविजन्स क्या क्या। तो एक आता है नॉर्दर्न माउंटेन्स, ध्यान रखिएगा, एक होता है नॉर्दर्न माउंटेन्स, एक है नॉर्दर्न प्लेन्स, एक हो गया आपका थार डेजर्ट, एक हो गया पेनिनसुला, एक हो गया कोस्टल प्लेन्स, एक हो गया आइलैंड्स। ये 6 मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन हमारे इंडिया का होता है। इसके अलावा कुछ कुछ बुक में आप लोग पाएंगे कि वहां पे 7 फिजियोग्राफिकल डिवीजन दिया हुआ है, मतलब एक का फर्दर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे पेनिनसुला जो लिखे हैं, पेनिनसुला यहाँ पे प्लेट्यू आ जाएगा, ध्यान रखिए। जो पेनिनसुला लिखे हैं ये प्लेट्यू आ जाएगा। कई जगहों पे पेनिनसुला प्लेट्यू दिया रहता है, कई जगहों पे सिर्फ प्लेट्यू दिया रहता है। जहां पे पेनिनसुला प्लेट्यू दिया रहता है वहां पे सिर्फ साउथ इंडिया का प्लेट्यू के बारे में बात नहीं कर रहा है, बाकी भी प्लेट्यूज के बारे में बात किया हुआ रहता है। आज का हम लोग का टॉपिक होगा नॉर्दर्न प्लेन्स, माउंटेन्स नहीं। माउंटेन्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। हम लोग का आज का टॉपिक होगा नॉर्दर्न प्लेन्स। और क्योंकि आज इस चैप्टर का फर्स्ट डे है, तो आप लोग जानते हैं फर्स्ट क्लास चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, जिसको हम लोग भूमि पूजन बोलते हैं। उसके बाद बिल्डिंग बनता है। आज इस चैप्टर का भूमि पूजन होगा, तो शुरू करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ना। नॉर्दर्न प्लेन्स एक्चुअली है क्या। देखिए बच्चों, नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, इस बात को जानने से पहले, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बहुत एक बेसिक आप लोगों का कॉन्सेप्ट मैं ठीक करना चाहता हूं। कई सारे बच्चों को मैं देखता हूं, जब बात आ जाता है डायरेक्शन का, तो वो लोग डायरेक्शन में मिस्टेक कर देते हैं। उनको आज भी डायरेक्शन का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ऑल्दो मैंने इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर पढ़ाते वक्त डायरेक्शन के बारे में बहुत सारा डिस्कशंस किया था, मैं उसी को एक बार रिकॉल करते हुए आप लोगों को वापस से सारे डायरेक्शंस के बारे में इंफॉर्म करता हूं। जो टॉप मोस्ट पार्ट है ये हो गया नॉर्थ, जो बॉटम पार्ट है ये हो गया साउथ, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये आपका ईस्ट, और इधर वाला जो पोर्शन है ये आपका वेस्ट। इन 4 पॉइंट्स को, इन 4 डायरेक्शंस को अपने लोग कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं या मेन डायरेक्शंस बोलते हैं। इन चारों के बीच में और भी डायरेक्शंस होता है, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट, और इन दोनों के बीच का जो एरिया हो गया ये साउथ ईस्ट। सिमिलरली इन दोनों के बीच का जो एरिया हो गया ये साउथ वेस्ट, और इन दोनों के बीच का जो एरिया हो गया नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए, अब 4 डायरेक्शन नहीं है, अब टोटल 8 डायरेक्शन हो गया, और इन सबको मिला करके हम लोग इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ध्यान रखिएगा बच्चों, इनको मिला करके बोला जाता है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। क्लियर है? ये आप लोगों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिजियोग्राफी में कई जगहों पर
नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इन सब का डिस्कशन आएगा। जब तक आप लोग डायरेक्शंस को लेकर के क्लियर नहीं रहेंगे तो आपको उस वक्त पढ़ने में और समझने में काफी प्रॉब्लम होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स का। देखिए, फिजियोग्राफी 3 टाइप का होता है। एक होता है माउंटेन्स, मैं बगल में हिल्स भी लिख दे रहा हूं। उसके बाद प्लेट्यूज और उसके बाद प्लेन्स। फिजियोग्राफी में ये 3 मेन फिजियोग्राफी होता है, मेन 3 ये फिजियोग्राफी होता है। इसी के बेसिस पे हमारा इंडियन फिजियोग्राफी डिसाइडेड है। प्लेन, जैसा कि वर्ड से आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब फ्लैट सरफेस। प्लेन का मतलब हो गया एकदम कंप्लीटली फ्लैट सरफेस। कंप्लीटली फ्लैट सरफेस होने का बहुत सारा बेनिफिट्स रहता है। जैसे रोड्स डेवलपमेंट बहुत इजीली हो जाता है। जब रोड्स डेवलपमेंट हो जाता है तो ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है, ये भी अच्छा हो जाता है। एग्रीकल्चर करना पॉसिबल हो पाता है क्योंकि प्लेन्स जितना भी है वो फर्टाइल माना जाता है। एग्रीकल्चर आप तब कर पाएंगे जब प्लेन सरफेस फर्टाइल हो, और अधिकतर हमारे इंडिया में पाए जाने वाले प्लेन एरियाज फर्टाइल होते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इन सारे ही प्लेन्स एरिया के अगल बगल जितना एरियाज है वहां पे वाटर बॉडी फ्लो कर रहा होता है, रिवर्स है। रिवर्स का जो पानी है उस प्लेन को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लेन्स को फर्टाइल बनाता है, और उसके बाद वो जो प्लेन का जो सॉइल होता है वो एग्रीकल्चर करने के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। समझ में आया बात? प्लेन्स में किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन बहुत इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल घर, फॉर एग्जांपल कैनल्स। कैनल्स इरिगेशन का एक मोड है। तो ये सारी ही चीजें बहुत इजीली प्लेन रीजन में कंस्ट्रक्ट करना आसान होता है क्योंकि फ्लैट सरफेस होता है। अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। प्लेन्स के बाद हम लोग जब फिजियोग्राफी का बात करते हैं ना तो नीचे से ऊपर देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं। तो प्लेन्स आप लोग समझ गए। प्लेन्स के बाद आता है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज थोड़ा ऊंचा होता है, थोड़ा ऊंचा होता है, प्लेन्स के कंपैरिजन में थोड़ा ऊंचा होता है। इसीलिए प्लेट्यूज को टेबल लैंड भी बोला जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। प्लेट्यूज को टेबल लैंड भी बोला जाता है। और प्लेट्यूज के ऊपर आता है हिल्स या माउंटेन। जब हिल्स होता है तो हिल्स ऐसा टाइप का होता है, माउंटेन्स हो गया तो बहुत हाईली एलिवेटेड होता है। अब इसमें भी एक बात आती है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माउंटेन रेंज एंड पीक। जब आपको सीरीज ऑफ लाइन से आपको ऐसा सीन दिखाई पड़ रहा है तो इसको माउंटेन रेंज बोलते हैं। इस माउंटेन रेंज का जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको पीक बोलते हैं। जैसे ये भी पीक है, ये भी पीक है, ये वाला भी पीक है, ये वाला भी पीक। अब इसमें फर्दर एक डिस्कशन ये होता है कि कौन सा पीक सबसे ज्यादा एलिवेटेड है, मतलब कौन सा पीक सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये थोड़ा, ये वाला और ये वाला थोड़ा एलिवेटेड है, तो इसको हाईएस्ट पिक्स में से रैंकिंग्स मिलता है, इनको हाईएस्ट पिक्स में से रैंकिंग मिलता है। जैसे क्लास में जितने बच्चे हैं वो सब माउंटेन रेंज, और जो टॉपर होते हैं वो हाईएस्ट पिक, सबसे एलिवेटेड है। उसके बाद जो सेकंड होते हैं वो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट पिक। जैसे यदि हम लोग इंडिया का बात करें तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पिक है गॉडविन ऑस्टिन, K2 बोला जाता है उसको, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट पिक का बात किया जाए
तो कंचनजंगा बोला जाता है उसको। वर्ल्ड का यदि सबसे एलिवेटेड पीक का बात किया जाए तो माउंट एवरेस्ट है, 8849 मीटर। देखिए मैं जो बोल रहा था वो कुछ इस तरीके से, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है, 8848 था पहले, मगर अब माउंट एवरेस्ट 8848.5 हो गया है। क्यों ऐसा? क्योंकि माउंट एवरेस्ट यंग फोल्ड माउंटेन में आता है, और यंग फोल्ड माउंटेन का मतलब हो गया कि अभी भी उसका फॉर्मेशन चल रहा है, और क्योंकि अभी भी उसका फॉर्मेशन चल रहा है मतलब फ्यूचर में उसका एलिवेशन जो है वो और बढ़ने का चांसेस है। जब मैं नेक्स्ट क्लास में माउंटेन्स के बारे में पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये यंग फोर्ड माउंटेन का पूरा मैकेनिज्म क्या है। माउंट एवरेस्ट कहां है बच्चों? नेपाल में। तो ये इंडिया का तो एलिवेटेड पीक तो हुआ नहीं, ये मगर टॉप में है वर्ल्ड में। अब वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक, वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक जिसका नाम है K2 और गॉडविन ऑस्टिन। अब आप लोग को इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर करने वाला हूं। क्या आपको पता है कि इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन क्यों पड़ा? इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन क्यों पड़ा? इसका बहुत पुराना इतिहास है। गॉडविन ऑस्टिन एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले K2 पर टॉप पे पहुंचा था। गॉडविन ऑस्टिन एक इंसान का नाम था। उन्होंने 8611 मीटर, जो कि इसका एलिवेशन है, K2 का एलिवेशन है, उस पे टॉप पे गए थे वो। इसलिए K2 का नाम को गॉडविन ऑस्टिन भी बोला गया। सर K2 क्यों पड़ा सर, ये बताइए, जानना चाहेंगे आप लोग? इंटरेस्टेड है? चलिए तो आपको बताते हैं कि K2 क्यों पड़ा। ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारे इंडिया का जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है, टॉप मोस्ट जो पार्ट है, यहां पर आपको 3 रेंजेस दिखाई पड़ेंगे। जो ये वाला पोर्शन दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं काराकोरम रेंज। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं काराकोरम रेंज। आप लोग नाम सुने होंगे। देखिए ये रेंज है इसलिए मैंने ऐसे ही बनाया है। यदि पिक होता तो क्या बनता, अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। काराकोरम के ठीक नीचे आता है लद्दाख रेंज। काराकोरम के ठीक नीचे आता है लद्दाख रेंज। लद्दाख के ठीक नीचे आता है जसकार रेंज। जसकार, JASKAR, जसकार रेंज। ये सब हिमालय का पार्ट है मगर हिमालय का पार्ट नहीं है। पार्ट है भी नहीं भी। सर ऐसा क्यों? थोड़ा वेट कर लीजिए, सस्पेंस में रहिए, नेक्स्ट क्लास में सब बताऊंगा। अभी क्यों बताऊं? अभी फिलहाल ये जानिए कि K2 क्यों है। देखिए काराकोरम रेंज है, मैंने क्या बोला था? सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस। तो यहाँ पे बहुत सारे रेंजेस ऐसे ऐसे जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे रेंजेस है, और हर एक रेंज का जो पीक है उसका नाम था। K1, K2, K3, K4, K5, K6, ऐसे बहुत सारा चला था। K क्यों दिया गया? क्योंकि काराकोरम, इसलिए उसका फर्स्ट लेटर को उठाया गया। K1, K2, K3, K4 एंड कंटिन्यू है। उस कंटिन्यूअस रेंज में जो सबसे एलिवेटेड था उसका नाम था K2, इसीलिए उसका नाम पड़ा K2, क्योंकि वो सेकंड जो सबसे हाईएस्ट पीक था वही काराकोरम रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक। समझ में आया बात? बाद में जब गॉडविन ऑस्टिन वहां पहुंचे तो इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन पड़ गया। इससे अच्छा बात जानेंगे, हमारे इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार जब इसका नाम K2 नहीं पड़ा था सर तब क्या नाम रहा होगा? ये भी एक क्वेश्चन आता है ना, डेप्थ में जाइए। तब इसका नाम पड़ा था, इसका नाम एक्चुअली हुआ करता था चंद्रगिरी। चंद्रगिरी
गिरी, आप लोग कभी पर्यायवाची पढ़े होंगे तो पर्वत का पर्यायवाची होता है। चंद्रगिरी इसका नाम हुआ करता था। फिर उसके बाद इसका नाम केटू पड़ा। लोकल लोग केटू के नाम से बुलाते थे। यूनिवर्सल किस नाम से जाना गया? गॉडविन ऑस्टिन। समझ में आया बच्चों बात? मगर ये तीनों पार्ट हिमालय का है भी नहीं भी। क्यों? नेक्स्ट क्लास। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा हिल्स और माउंटेन्स का क्या सिनेरियो है। तो हम लोग पढ़े प्लेन्स। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, कौन कौन सा चीज किसके किसके लिए पॉपुलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लेन्स, प्लेन्स एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। प्लेन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। प्लेन्स ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है। अब प्लेन्स के ऊपर क्या पढ़े थे अपने लोग? प्लेट्यूज। प्लेट्यूज किसके लिए अच्छा माना जाता है? मिनरल्स के लिए अच्छा माना जाता है, ध्यान रखिएगा। प्लेट्यूज मिनरल्स के लिए अच्छा माना जाता है। और क्योंकि ये मिनरल्स के लिए अच्छा माना जाता है, इसीलिए प्लेट्यूज को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी बोला जाता है। जैसे हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर एक प्लेट्यू है जिसका नाम है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू में उड़ीसा, झारखंड दोनों ही स्टेट आते हैं। मतलब उड़ीसा और झारखंड छोटा नागपुर प्लेट्यू के ऊपर स्थित है। ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, अच्छा खासा ह्यूमन सेटलमेंट है, मगर प्लेन्स के कंपैरिजन में यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट कम है। आप लोग को बता दूं, आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा शायद गैंग्स ऑफ वसीपुर। यदि नहीं देखे हैं तो आपको मेरे द्वारा नॉलेज मिल रहा है। उसमें एक जगह धनबाद, धनबाद मिनरल्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। धनबाद अभी झारखंड में है, पहले बिहार और झारखंड एक ही था। 2000 के आसपास बिहार और झारखंड अलग हो गया। बिहार की सेपरेट स्टेट, झारखंड की सेपरेट स्टेट। आज के समय में धनबाद झारखंड में आता है। आप कभी धनबाद जाइएगा, आपको पूरा मिनरल्स लाइन से आपको वहां पर फैक्ट्रीज दिखाई पड़ेगा। उसी तरह उड़ीसा बॉक्साइट, मैंगनीज इन सब का लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया में माना जाता है। ह्यूज क्वांटिटी में सारा मिनरल्स उड़ीसा से मिलता है हम लोग। क्यों? क्योंकि ये सारे ही स्टेट्स प्लेट्यू के ऊपर सिचुएटेड। समझ में आ गया बात? तो प्लेट्यूज मिनरल्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सिमिलरली यदि माउंटेन्स का बात किया जाए, इकोनॉमिकल बेसिस पे यदि बात करें कि माउंटेन से फायदा क्या है, तो माउंटेन से हम लोगों को टिम्बर मिलता है। लंबरिंग वहां का लोगों का एक्टिविटी होता है। लंबरिंग मतलब जितना भी माउंटेनियस रीजन है वहां पे पेड़ का लकड़ी वगैरह काटने का और उन सब लकड़ियों का बहुत इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस होता है। सिमिलरली माउंटेनियस रीजन में पाए जाने वाले मेडिसिनल हर्ब्स बहुत सिग्निफिकेंट है। आप लोगों को थोड़ा अपने इंडियन माइथोलॉजी से हम रिलेट करवाते हैं। हनुमान जी को संजीवनी बूटी जब लाने बोला गया था, तो संजीवनी बूटी हनुमान जी उत्तर प्रदेश या बिहार से लेकर के नहीं आए थे। ब्लूप्रिंट या फिर कोई मेडिकल स्टोर से लेकर के नहीं आए थे। संजीवनी बूटी को कहां से लाए थे? हिमालय से लेकर के आए थे। हिमालय क्या है? माउंटेन रेंज है। उनको समझ में नहीं आया था, पूरा पहाड़ी उठा करके लेके आ गए, है ना। तो माउंटेन इन सारी चीजों के लिए इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा माउंटेनियस रीजन एक और चीज के लिए बहुत पॉपुलर है इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस पे। क्या बताइए? हाँ बोलिए पहले। सेफ्टी ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, पॉलिटिकल और सोशल नहीं बोले,
इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, यस ईशान। टूरिज्म। टूरिज्म, यस एग्जैक्टली। हम तो अभी तक कभी कोई हिल स्टेशन नहीं गए हैं, मगर आप लोग सब के सब हिल स्टेशन गए होंगे। और वहां पे जब गए हैं, चाहे आप दार्जिलिंग का बात कर लीजिए, आप शिमला का बात कर लीजिए, मनाली का बात कर लीजिए, कुल्लू का बात कर लीजिए, ऊटी का बात कर लीजिए, सारा ही जगह पे अच्छा खासा टूरिज्म सेक्टर से कमाई होता है। लोग जाते हैं, उस माहौल में खो जाते हैं, बैकग्राउंड में गाना चलता है, ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, राइट। तो माउंटेन्स का भी सिग्निफिकेंस है। और इन्हीं तीनों पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग का इंडियन फिजियोग्राफी डिवाइडेड है। नॉर्दर्न माउंटेन्स, प्लेट्यूज, नॉर्दर्न प्लेन्स। आप बोलेंगे सर कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स, कोस्टल एरियाज और आइलैंड्स वो किस में आता है? सब पता चल जाएगा। कोस्टल प्लेन्स ऑटोमेटिकली आपको जवाब मिल गया कि वो प्लेन्स में आ रहा है। आइलैंड्स इज अ मिक्सचर ऑफ प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। फिजियोग्राफिकल डिवीजन का मेन बेसिस एक्चुअली यही है। समझ में आया बात? क्लियर है? तो सर थार डेजर्ट क्या हुआ? प्लेन। सर फिर वहां पे सॉइल तो है ही नहीं, खेती बाड़ी तो है ही नहीं। तो मैंने कब कहा कि हर प्लेन एरिया में सॉइल आपको मिलेगा? मैंने क्या कहा था? प्लेन एरिया मोस्टली रिवर्स से सराउंडेड होता है। जहां अगल बगल इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वहां फर्टाइल है सॉइल, जहां रिवर्स नहीं है वहां फर्टाइल नहीं है। राजस्थान में एक ही रिवर है, और भी एक दो है मगर बहुत छोटे छोटे हैं, और वो सब पेरिनियल रिवर्स नहीं है। और जो एक मेन रिवर है उसका नाम लूनी है, जो अजमेर की तरफ से फ्लो करता है, पूरा एंटायर राजस्थान को फर्टिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाता है। और वो भी वेस्टर्न राजस्थान जहां पे थार है। सुन लीजिए, पूरा राजस्थान डेजर्ट नहीं है, वेस्टर्न राजस्थान खाली डेजर्ट है। वहां पर रिवर लूनी का पानी कौन नहीं पहुंचता। समझ में आ गया? क्लियर? अब ये था एक इंट्रोडक्शन फिजियोग्राफी के बारे में। अब उतरते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में कि नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ कैसे और इसका फीचर्स क्या क्या है। तो पहले हम लोग फीचर्स का बात करते हैं। तो उसमें ये बात जान लीजिए कि इंडिया का एग्रीकल्चरली मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया नॉर्दर्न प्लेन्स ही है। ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चरली मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया नॉर्दर्न प्लेन्स ही है। साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो इससे ज्यादा फर्टाइल हो। तो सर क्या ये नॉर्दर्न प्लेन कोई एक स्टेट को कवर कर रहा है? नहीं, नॉर्दर्न प्लेन 3 स्टेट को मोस्टली कवर करता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, अलग अलग बुक में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। हम आपको बता रहे हो 3 स्टेट कौन कौन सा है। एक हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया बिहार, तीसरा हो गया वेस्ट बंगाल। ये 3 स्टेट नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट है। कभी कभी स्कूल में कुछ कुछ टीचर या कुछ कुछ राइटर्स इसके अलावा, यहां पे मैं हैशटैग मार दे रहा हूं, ठीक है, इसके अलावा वो लोग पंजाब को भी कंसीडर करते हैं, हरियाणा को भी कंसीडर करते हैं, यहां तक फिर भी चलेगा। पूरा प्रॉब्लमेटिक बात कब आता है पता है? जब नंबर एफ आ जाता है, असम। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता असम। क्यों? क्योंकि असम हिमालय का, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय का जो पार्ट होता है, यानी कि पूर्वांचल जो हिस्सा होता है, वहां पे आता है। तो माउंटेनियस रीजन में है, असम तो हो ही नहीं सकता प्लेन में। इसीलिए असम कभी मत कंसीडर करिएगा। आपके स्कूल में टीचर यदि इन दोनों को बोल रहे हैं
सुन लीजिए, ये 3 कंफर्म है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। और अब आप चेक कर लीजिए, उत्तर प्रदेश ऑनियन के केस में, व्हीट के केस में, ज्वार के केस में, टोमेटो के केस में, शुगर केन के केस में बंगाल, जूट के केस में, टी के केस में बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। बिहार में पल्सेस बहुत अच्छा ग्रो होता है। तो हमारे डेली लाइफ में जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनके लिए जो जो अनाज या अन्न की आवश्यकता होती है, वो सारे ही क्रॉप्स हम लोगों को 95% इन 3 स्टेट से मिल जाता है। जैसे मैंने राइस का बात नहीं बोला, राइस, वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। उसके बाद साउथ इंडिया के कई सारे स्टेट्स आते हैं जहां पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है, तो वहां पे राइस बहुत अच्छा ग्रो होता है। क्योंकि वहां पे राइस बहुत अच्छा ग्रो होता है, बोल करके वहां का हर खाना में आपको इडली या फिर चावल का इंग्रेडिएंट मिलेगा ही मिलेगा। परेशान हो जाएंगे आप। मगर व्हीट का यदि बात करें, सुनिए, पंजाब और हरियाणा को यदि हम लोग नॉर्दर्न प्लेस में कंसीडर करते हैं, तो बता दें व्हीट का लीडिंग प्रोड्यूसर पंजाब है। गेहूं बहुत उगता है वहां पे, इसीलिए पंजाब को भी कंसीडर किया जाता है। आसाम नहीं हो सकता। बात खत्म। लीगली इलीगल है। अब बात यह आता है कि सर, ये जो आप बोले नॉर्दर्न प्लेन और ये स्टेट्स इतना फर्टाइल है, क्यों सर? फर्टिलिटी इतना कहां से आ गया? यही हम लोग का टॉपिक होगा नेक्स्ट सेशन।